आज के क्लास में हम देखेंगे इरविंग गोफमैन को, है ना? इरविंग गोफमैन, है ना? ये कहाँ के हैं? ये हमारा अमेरिकन है, कैनेडियन अमेरिकन ये सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है? कनाडा के भी हैं और अमेरिका के भी ये समाजशास्त्री हैं, ठीक है? इनका जो सोशियोलॉजिकल थॉट है ना? जैसे हमारा आ जाएगा ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच, है ना? यानी कि हमारा जो नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है इनका, उसको हम देखेंगे, है ना? इम्प्रेशन मैनेजमेंट यानी कि प्रभाव प्रबंधन क्या है? एक आदमी अपना छवि बनाने के लिए क्या-क्या काम करता है? कैसे उसका इम्प्रेशन बनता है? उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टिग्मा क्या होता है? या आदमी कोई काम करता है, जिस तरीके से रोल प्ले करता है, तो उसी तरीके से उस पे कहीं न कहीं स्टिग्मा कलंक लग जाता है, ठीक है? जो कलंक लगता है तो उस कलंक से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है? क्या उसके कदम रहते हैं? उसको समझेंगे। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है ना? टोटल इंस्टीट्यूशन 3 इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है, उसको हम समझेंगे, है ना? कि ये टोटल इंस्टीट्यूशन वो होता है कि जो किसी आदमी को आदमी का जो कैरेक्टर होता है उसको रिसेव कर देता है, ठीक है? ओके। उसके बाद देखेंगे कि फ्रंट स्टेज क्या है और बैक स्टेज क्या है ना? इस रोल को हम समझेंगे। रोल डिस्टेंस क्या है? रोल परफॉर्मेंस क्या है? रोल भूमिका, जो भूमिका आप अदा भूमिका की दूरी जो क्या है? जो आप परफॉर्मेंस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो क्या है? उस उन सभी कांसेप्ट को हम एक-एक करके समझेंगे। इन कंसेप्टों को समझने के बाद मैं क्या करूंगा कि इनका जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, यानी कि वन लाइनर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है? और साथ ही साथ इसके जो 2014 से 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इरविंग गॉफमैन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, है ना? और ये जो मेरी क्लास रहेगी, ये हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों में रहेगी, जिससे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, इरविन गवर्नमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, दोनों के लिए यूजफुल होगा। हालांकि क्या है कि ये इंग्लिश में ज़्यादा लिखा जो टेक्स्ट है इंग्लिश में ज़्यादा होगा, बट हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप महारत हासिल आपको हो, क्योंकि सोशियोलॉजी ऐसे है कि इनके जो भी बुक्स हैं सब सोशियोलॉजिस्ट यूरोपियन के हैं, ठीक है, यूरोपियन नेशंस के हैं, तो उनके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है सब इंग्लिश में है, तो जस्ट यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल एज, ठीक है? नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड और नेट के जो एग्जाम होते हैं, है ना, और साथ ही साथ वेरियस स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? उन सभी को मैं, है ना, इरविन गवर्नमेंट के कंसेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपको यूजफुल होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले ना आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए ना आप हर चीज़ याद नहीं कर पाएंगे, है ना? तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारा इरविंग इरविंग गॉफमैन है, एक कंसेप्ट है, आप बस उसको देख के आप एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये इरविन गॉफमैन, ये मैन है, ठीक है? मैन मतलब आदमी, ठीक है? ये आदमी है। आदमी क्या करता है? आदमी जो है वो नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है, ड्रामा करता है। नाटक क्यों करता है? नाटक इसलिए करता है कि वो इंप्रेशन बना सके, है ना? हमारा इंप्रेशन इंप्रेशन बना सके, है ना? इंप्रेशन बना सके, छवि बना सके। छवि कैसे बनाएगा वो? छवि हो सकता है कि उसके बोलने का स्टाइल कुछ अलग हो, वो क्या ड्रेस पहनता है, वो पहनावा उसका अलग हो, उसके जेस्चर जो है यानी कि हाव-भाव कुछ अलग हो, और उसका जो व्यवहार है, तो उन व्यवहार से यानी कि हमारा स्पीच स्पीच से, है ना? जेस्चर से, ठीक है? ड्रेस से और बिहेवियर से, ये हमारा इंप्रेशन बनाता है। जब ये इंप्रेशन बनाता है, तो ये क्या करता है कि अपना रोल प्ले करता है। रोल प्ले करता है। तो रोल प्ले करता है तो मान लीजिए कि नाटक कर रहा है वो, स्टेज पे आएगा, तो जब स्टेज पे आएगा तो हमारा एक फ्रंट रोल करेगा, ठीक है, फ्रंट स्टेज, और एक बैक स्टेज। यानी कि जब आपके ऑडियंस के सामने आके कोई प्रोग्राम कर रहा है वो, परफॉर्मेंस कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो यानी कि ऑडियंस के सामने हो गया, फ्रंट हो गया, तो उस तरह उसका रोल फ्रंट एक अलग होगा। लेकिन जैसे उसका रोल खत्म होगा तो वो जाएगा बैक स्टेज, तो अपना जो नॉर्मल कैरेक्टर है उसमें वो आ जाएगा, ठीक है? जैसे फ्रंट स्टेज पे आके नाटक कर रहा है, वो राजा का रोल किया, है ना? है नॉर्मल आदमी, लेकिन ड्रेस पहन के आया, राजा की तरह हाव-भाव,
प्रदर्शन किया, ठीक है? उसके बाद जैसे उसका रोल खत्म हुआ, वो चला गया बैक स्टेज, तो वहाँ पे जाके फिर जैसा था वो नॉर्मल अपना बिहेव करना शुरू किया। तो जब ये करता है तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो जाता है ना? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिस्टेंस बन जाता है। इन दोनों के बीच में प्ले करते-करते डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस यानी कि दूरी बन जाएगी। तो वो हमारा रोल डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है? तो जो रोल डिस्टेंस होगा, है ना? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रोल परफॉर्मेंस यानी कौन-कौन रोल प्ले करता है। वो आदमी जो है राजा का भी रोल प्ले कर सकता है, रंक का भी प्ले कर सकता है, हीरो का भी कर सकता है, नायक का भी कर सकता है। हर तरीके के रोल वो प्ले कर सकता है, वो रोल परफॉर्मेंस में आएगा, ठीक है? आप ये देखेंगे कि जब वो रोल प्ले करता है तो कभी ना कभी उसके परफॉर्मेंस पे कलंक लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है कि अरे वो अच्छा रोल प्ले नहीं किया, अरे उसने ये रोल प्ले किया है अच्छा नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो स्टिग्मा लग जाता है, कलंक लग जाता है। तो जब कलंक स्टिग्मा जब लग गया उस पे, स्टिग्मा कलंक उस पे लग गया, तो जब कलंक लग गया तो इस कलंक को मिटाने के लिए वो बहुत तरीके से काम करता है, इंप्रेशन जमाता है, अपने को सिद्ध करता है कि नहीं मैं गलत नहीं था, मैं ऐसा था, ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद यदि मान लीजिए कि उसका स्टिग्मा बहुत कलंक जो लगा है, बहुत बुरा कलंक लगा है वो, है ना? यानी कि उसको एक चाहिए इंस्टीट्यूशन चाहिए जो उस कलंक को सुधारे। मान लीजिए कोई क्रिमिनल बन गया है, रोल प्ले करते-करते वो क्रिमिनल बन गया है वो। तो जब क्रिमिनल बन गया है, सोसाइटी उसको क्रिमिनल बोल दी, पुलिस उसको अरेस्ट कर ली, कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया, तो वो उसको भेज देगा जेल। तो जेल क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, टोटल इंस्टीट्यूशन है। अपने आप में वो पूर्ण संस्था है वो, ठीक है? वो क्या करता है? वो क्या करता है कि उस आदमी को समाज से अलग कर देगा और अपने जो चारदीवारी है उसके अंदर उसको पैक कर देगा और उसी के जो रूल एंड रेगुलेशन है किसके जेल के उसी के अकॉर्डिंग आदमी के साथ व्यवहार करेगा और वो क्या करता है कि जो हत्यारा है जो क्रिमिनल है उसको इतने रूल्स रेगुलेशन में लेके जाएगा कि उसकी पर्सनालिटी को वो चेंज करने में काम करता है वो टोटल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा ठीक है टोटल इंस्टीट्यूशन ठीक है टोटल इंस्टीट्यूशन वही कहलाएगा ठीक है तो ये जो आप देख रहे हैं यही यही बस हमारा कंसेप्ट है यदि इतना ही चीजें आप समझ गए ठीक है तो आप समझिए कि गवर्नमेंट साहब को आप समझ गए अब इसी को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बस यही है एक बार और सब समझिए आप ये कुछ नहीं है ये क्या करेगा गवर्नमेंट जो है एक हम इंडिविजुअल है आदमी है वो नाटक करता है इंप्रेशन जमाने के लिए उसमें वो रोल प्ले करेगा रोल हमारा एक फ्रंट रोल होगा एक हमारा फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज में रोल प्ले करेगा रोल प्ले करते हुए उसमें रोल डिस्टेंस आता है रोल डिस्टेंस से हमारा रोल परफॉर्मेंस भी रहेगा और जब रोल डिस्टेंस आएगा तो हमारा स्टिग्मा आ जाएगा स्टिग्मा आएगा तो स्टिग्मा दूर करने के लिए हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन टोटल इंस्टीट्यूशन हमारे होते हैं उसका यूज करेंगे ठीक है यही है चलिए देखते हैं ये जो हमारे इरविन गॉफमैन है ना इरविन गॉफमैन ये क्या हुआ 1922 में जन्मे और 1982 में इनका देहांत हो गया ठीक है ये हमारे कनाडियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं ठीक है इन्होंने क्या किया कि ये जो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म है ना यानी कि जीएच आप देखेंगे कि सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म हम किसको कब पढ़ाए थे जब मैं आपको जीएच मीड पढ़ा रहा था उस समय मैं देखा कि ही इज द जीएच मीड इज द फाउंडर ऑफ द सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के फादर कौन है जीएच मीड है ना तो इन्होंने क्या किया कि जीएच मीड के जो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उसको है ना और जो माइक्रो सोशियोलॉजी है ना यानी कि सूक्ष्म समाजवाद है ना इन दोनों के साथ ये जुड़े हुए हैं ठीक है अच्छा माइक्रो सोशियोलॉजी क्या होता है माइक्रो सोशियोलॉजी यानी कि वो है जैसे एग्जांपल लेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी कि आप जाके किसी आदमी से बात करते हैं तो फेस टू फेस इंटरेक्शन आप होते हैं तो वो हमारा माइक्रो सोशियोलॉजी में आ जाएगा जैसे यदि कोई कपल है मान लीजिए कोई लड़का और लड़की है आपस में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं यदि आप उसको स्टडी कर रहे हैं है ना तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा माइक्रो सोशियोलॉजी में आ जाएगा अच्छा माइक्रो सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो सोशियोलॉजी एंड मैक्रो सोशियोलॉजी देखिए माइक्रो सोशियोलॉजी जो होता है ये छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं वेयर एज जो मैक्रो सोशियोलॉजी है वो हमारा क्या है कि बड़े पार्ट में है जैसे कास्ट सिस्टम ये हमारा मैक्रो सोशियोलॉजी में हो गया ठीक है तो ये हमारा इरविन गॉफमैन क्या है कि ये जो हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ठीक है उससे और माइक्रो सोशियोलॉजी से जुड़े हैं अच्छा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में यानी कि सिंबल सिंबल मतलब क्या इंटरेक्शन कैसे होगा सिंबल से होगा सिंबल मतलब क्या लैंग्वेज किसी भाषा से बात कर रहे हैं है ना हिंदी हिंदी बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन आपका बन गया बहुत अच्छा है ना आप लैंग्वेज हो गया कोई सिंबल ये रिलीजन का सिंबल हो गया तो आप झंडा लगा दिए हैं तो लोग उसी धर्म से बिलोंग वहाँ पे इकट्ठा होंगे तब उनके पास इंटरेक्शनिज्म हो जाएगा ये हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो जाएगा और माइक्रो सोशलॉजी जैसे आपको समझाया ही स्टडीड एवरीडे सोशल इंटरेक्शन इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक दिन का जो हमारा सामाजिक इंटरेक्शन था उसको इन्होंने स्टडी किया उन्होंने देखा उन्होंने समझा और जो एवरीडे सोशल इंटरेक्शन किसमें आता है माइक्रो सोशलॉजी में ठीक है तो जो प्रतिदिन का जो सामाजिक अंतः क्रिया है ना
उसको इन्होंने समझा और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाउ इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म रोल्स इन सोसाइटी लाइक एक्टर ऑन स्टेज। और इन्होंने एक्सप्लेन किया, जब इन्होंने प्रतिदिन के सामाजिक अंतर्क्रिया को इन्होंने स्टडी किया, तो फिर इन्होंने समझाया कि कैसे एक आदमी, चाहे कैसे अनेक आदमी जो है अपनी भूमिका को प्रदर्शन करते हैं सोसाइटी में, समाज में, जैसे एक एक्टर है ना स्टेज पे परफॉर्म करता है। ठीक है, यही है। अब देखिए इनका जो एक कंसेप्ट है ना, वो है ड्रामाटुरिजिकल अप्रोच, यानी कि नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण इनका है क्या। इनकी एक बुक है, वो बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, है ना, ये इनकी एक बुक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इंग्लिश में भी यही आएगा, हिंदी में भी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये 1959 में ये हमारा पब्लिश हुई थी। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ, इसको याद रखिएगा, एवरीडे लाइफ, है ना, क्योंकि एवरीडे वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में आप देखेंगे कि ये हमारा नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण का इन्होंने कंसेप्ट दिया और ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा सोशल लाइफ यानी कि जो सामाजिक जीवन है, एक नाटक के समान है। व्यक्ति जो है वो हमारा अभिनेता है, समाज जो है वो हमारा रंगमंच है, और सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो हमारा अभिनय है। सॉरी, यानी कि जो सोशल लाइफ हमारा है, आपको हिंदी में समझाना हूं मैं, सोशल लाइफ है वो हमारा एज ए थियोरेटिकल परफॉर्मेंस करेगा। इंडिविजुअल जो है एज ए एक्टर काम करेगा, और जो सोसाइटी है वो हमारा स्टेज है। सोसाइटी जो हमारे जिस सोसाइटी को नाम लेते हैं हम, वो सोसाइटी हमारा स्टेज है। उस पे हमारा इंडिविजुअल, हमारा एक्टर यानी कि आप और हम एज ए एक्टर काम करते हैं। और जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो सामाजिक अंतक्रिया होती है, वही हमारा अभिनय होता है, परफॉर्मेंस होता है बिफोर ऑडियंस। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बताया कि नाटक करते हैं आप। ठीक है, तो नाटक करने के लिए आपको एक स्टेज चाहिए, यानी कि स्टेज सोसाइटी हो गया। नाटक करने वाला चाहिए, यानी कि एक्टर, अभिनेता, यानी कि आप हो गए, है ना। और कुछ प्रदर्शन करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, तो कैसे परफॉर्मेंस करेगा, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया के थ्रू परफॉर्मेंस करेगा। और किस पे करेगा, वो हमारा थियोरेटिकल परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, okay। इनमें क्या है कि पीपल consciously or unconsciously perform roles to create favorable impression in the mind of the others। ठीक है, यानी कि लोग दूसरों के सामने एक अनुकूल छवि प्रस्तुत करने के लिए जानबूझकर या अनजाने में भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, दस इस प्रकार सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड थ्रू रिपीटेड परफॉर्मेंस एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशन। यानी कि इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था बार बार होने वाले प्रदर्शनों, है ना, और साझा अपेक्षाओं के माध्यम से बनी रहती है सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, ये है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के तौर पे आप क्या लेंगे, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है ना। अ पॉलिटिशियन बिहेव पोलाइटली ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग बट एक्ट्स डिफरेंटली इन प्राइवेट लाइफ। यानी कि जो हमारे, आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियन है वो बहुत बड़े ड्रामाबाज है। कैसे, जब वो पब्लिक मीटिंग होती है, जब किसी मीटिंग में जाते हैं, है ना, भाषण दे रहे हैं, तो वो अपने जो उनका व्यवहार है बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत विनम्र भाव से वो बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक से हटते हैं और प्राइवेट लाइफ में आते हैं, तो उनका व्यवहार करने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये चीजें हैं। अब देखेंगे हम, इनका दूसरा कंसेप्ट है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, यानी कि प्रभाव प्रबंधन। इसको आईएम भी बोलेंगे। आईएम मतलब इम्प्रेशन मैनेजमेंट प्रबंधन। ये बोलते हैं कि जो इंप्रेशन मैनेजमेंट है ना, वो हमारा रिफर टू ए टेक्निक, एक हमारा टेक्निक है। इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है, हमारा टेक्निक है। उस टेक्निक को जो हमारा इंडिविजुअल्स है, यानी कि जो व्यक्ति है, यूज करता है टू कंट्रोल द इमेज दे प्रेजेंट टू अदर, है ना। यानी वो व्यक्ति लगातार यह नियंत्रित करने का प्रयास करता है कि दूसरे उसे किस रूप में देखें। ठीक है, यानी कि आप हैं, आप हमेशा सोसाइटी में ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा आपको किस रूप में देखे। ठीक है, कैसे देखे, क्या करते हैं आप, उसके लिए आप स्पीच, यानी कि आपका बोलचाल उस तरीके से करेंगे। यदि कोई अ, सब्जी वाला आ गया या कम पढ़े लिखे हैं, तो उसको आप भोजपुरी में, अवधी में, या जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उससे बात करेंगे। यदि पढ़ा लिखा आ गया तो हिंदी में बात करेंगे, और यदि कोई इंग्लिश समझ रहा है तो आप इंग्लिश में बात करेंगे। यानी कि स्पीच के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से आप अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक टेक्निक है। ड्रेस पहनने का है, आप किस तरीके से ड्रेस कोड, ड्रेस है आपका, है ना, पहनावा क्या है, उस तरीके से आपका इंप्रेशन बनेगा। बहुत अच्छे कपड़े पहन के आप निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं तो क्यों, आप इंप्रेशन बना रहे हैं, वो आपका टेक्निक है। ठीक है, ओके।
हमारा जेस्चर्स क्या है ना? आपके हाव-भाव क्या है? क्या स्टाइल है? क्या पोस्चर है? किस कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं कि हाथ आपस में बंद करके क्लोज मोड में बात करते हैं? वो सब आपका जेस्चर्स है। आपका बिहेवियर, व्यवहार क्या है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आप इंप्रेशन बनाने के लिए, है ना? उस टेक्निक में क्या-क्या आएगा? स्पीच, ड्रेस, है ना? जेस्चर्स और बिहेवियर, है ना? तो ये पीपल प्रेजेंट अ डिजायर्ड इमेज ऑफ देमसेल्फ। तो उससे क्या होता है कि इन चीजों से, है ना, आदमी क्या करता है? अपनी मनचाही छवि प्रस्तुत करता है। तो ये आपका इंप्रेशन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, मैं बहुत ही बाइफरकेट करके, अलग अलग करके जो सेंटेंस है उसको मैं समझा रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंप्रेशन मैनेजमेंट का, कि एक टीचर है ना? तो टीचर बिहेव्स कॉन्फिडेंटली, फॉर्मली इन क्लासरूम टू मेंटेन अथॉरिटी, while a job candidate appear polite and competent during an interview। मतलब ये है कि एक टीचर है, वो अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही आत्मविश्वास और औपचारिकता के साथ क्लासरूम में वो पढ़ाते हैं, अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका एक अधिकार बना रहता है, ऑथोरिटी बनी रहती है कि मैं पढ़ा। ठीक है, अधिकार जताते हैं वो। लेकिन एक जॉब कैंडिडेट अपीयर है, लेकिन एक मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए, है ना? तो वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत ही पोलाइट रहेगा, है ना? और बहुत ही कॉम्पिटेंट, यानी कि बहुत ही सक्षम बनने की कोशिश करेगा कि मैं इस जॉब के लिए उचित हूँ मैं। और फिर वो टीचर बन जाएगा, तो फिर वो अपना क्या करेगा? अथॉरिटी जमाने की कोशिश करेगा, अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिला है, तब तक वो बहुत ही विनम्र भाव से रहेगा और अपने को ये बताने की कोशिश करेगा कि नहीं, मैं इस टीचिंग के लिए लायक हूँ मैं। ठीक है? ये एग्जाम्पल है, तो ये आपका इंप्रेशन मैनेजमेंट में जाएगा। ठीक है? आईएम यानी कि इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है? इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल सोशल इंटरेक्शन, यानी कि जो सफल सामाजिक अंतःक्रिया है, उसके लिए हमारा इंप्रेशन मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया में यदि आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो, लोग आपको पूछें, ठीक है, आपसे सही से बात करें, आपको रिस्पेक्ट दें, इसके लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, और वो टेक्निक है इंप्रेशन मैनेजमेंट। और इंप्रेशन मैनेजमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रेस कोड पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस ऑन स्पीच, यू हैव टू फोकस ऑन जेस्चर्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर बिहेवियर। ठीक है, उसके थ्रू आपका सोशल इंप्रेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे इनका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये देते हैं कि फ्रंट स्टेज, अग्रमंच एंड बैक स्टेज, यानी कि पश्च मंच, है ना? तो जिस तरीके से फ्रंट स्टेज के बारे में मैं आपको समझाया, जो हमारा एक्टर है, जब स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, तो रोल अपना प्ले करेगा, है ना, जो समाज डिमांड कर रही है। फिर रोल परफॉर्म करने के बाद जब स्टेज के बाहर जाएगा, पीछे जाएगा वो, तो जो उसकी लाइफ है वो खुद जीना शुरू करता है। यानी कि देखेंगे, जो फ्रंट स्टेज क्या है? इज द एरिया, ये एरिया है वेयर द फॉर्मली परफॉर्मेंस, यानी कि इनफॉर्मली नहीं, फॉर्मली परफॉर्मेंस, ठीक है, औपचारिक प्रदर्शन इज गिवन बिफोर ऑडियंस, यानी कि जो हमारे ऑडियंस से जो दर्शक है, उनके सामने हम क्या है कि औपचारिक प्रदर्शन हम करते हैं, वो हमारा एरिया हो गया, उसी को हम फ्रंट स्टेज बोलते हैं। सोशल नॉर्म्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो, और जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं फ्रंट स्टेज पे, तो उस समय जो सोशल सामाजिक जो नियम है, उसको आपको मजबूती से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये जो सोशल हमारा फ्रंट स्टेज है, ये हमारा क्या है, क्योंकि ये फॉर्मल है और पब्लिक है ना, औपचारिक और सार्वजनिक रहता है, इसलिए आपको जो सोशल नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पे देखेंगे बैक स्टेज में, ये हमारा क्या होता है? प्राइवेट एरिया है, ये हमारा पब्लिक एरिया है, ये हमारा पब्लिक एरिया। फ्रंट स्टेज क्या है? पब्लिक एरिया। लेकिन बैक स्टेज क्या है? हमारा प्राइवेट एरिया है, where individual relax and drop their roles and behave naturally, यानी कि जो इसका वास्तविक जो है व्यवहार, है ना, जो वास्तविक व्यवहार है, स्वाभाविक रूप से जो व्यवहार है, वो अपना वो प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे हम पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ की हम बात कर रहे थे, फिर हम लेंगे उन्हीं का। अ पॉलिटिशियन डिलीवर डिलीवर्स अ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट स्पीच ऑन अ पब्लिक स्टेज। ठीक है, पब्लिक स्टेज पे वो क्या करते हैं कि बहुत डिसिप्लिन में, अनुशासित और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो स्पीच देते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टेज पे, तो वो क्या हो गया? आपका फ्रंट स्टेज हो गया। लेकिन यदि वो क्या करेंगे कि बिहेव कैजुअली एट होम विथ फैमिली मेंबर, लेकिन अपने परिवार के जो मेंबर है उनके साथ सहज व्यवहार करेंगे वो,
तो वो उनका बैक स्टेज आ गया, क्योंकि परिवार क्या हो गया, फैमिली मेंबर क्या हो गया, वो उनका पर्सनल हो गया। ठीक है, जब उनका प्राइवेट एरिया हो गया, पर्सनल एरिया हो गया, तो जो प्राइवेट और पर्सनल एरिया हो गया वो आपका बैक स्टेज होगा। ठीक है, और जो आपका फ्रंट स्टेज है वो आपका पब्लिक स्टेज है। ठीक है, आगे देखेंगे रोल डिस्टेंस एंड रोल परफॉर्मेंस। रोल डिस्टेंस ये होता है, रोल डिस्टेंस रिफर टू अ डिग्री ऑफ सेपरेशन, अ डिग्री ऑफ सेपरेशन, है ना, अलगाव की बात हो रही है। डिग्री ऑफ सेपरेशन कहाँ, बिटवीन किसके बीच में, एन इंडिविजुअल्स ट्रू सेल्फ, यानी कि व्यक्ति क्या है, उसकी वास्तविक पहचान क्या है। ठीक है वो, और दूसरा द रोल ही और सी इज परफॉर्मिंग, और वो जो भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ये चीजें, यानी कि जो एक आदमी है उसकी वास्तविक पहचान क्या है ना, और वो कौन सी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रोल डिस्टेंस एक कहलाएगा। और ये रोल डिस्टेंस क्या करता है, इंडिकेट करता है क्या, इंडिविजुअल्स आर नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय सोशल रोल्स बट एक्टिवली नेगोशिएट देम, है ना, यानी कि ये बोलता है कि जो आदमी या व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं का केवल निष्क्रिय पालन करता नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें नियंत्रित और परिभाषित करता है। ठीक है, ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल ही है लेकिन वो क्या बन जाता है, पॉलिटिशियन। ठीक है, वो क्रिमिनल काम करता है लेकिन जाके स्पीच देता है, तो वो क्रिमिनल है, वास्तविक पहचान उसकी क्रिमिनल है, लेकिन निभा क्या रहा है, पॉलिटिशियन, नेता के तौर पे। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसके बीच में जो दूरी बनी है वही हमारा सोशल डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, एक होता है रोल परफॉर्मेंस, भूमिका निर्वहन, यानी कि जो परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, इंडिविजुअल परफॉर्म मल्टीपल रोल्स डिपेंडिंग ऑन। देखिए, जो हमारा कोई भी व्यक्ति है वो क्या करेगा कि बहुत सारे रोल को वो प्ले करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जो परफॉर्म करता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोशल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक संदर्भ क्या है उसके अनुसार अलग अलग तरीके से वो रोल प्ले करता है। जैसे एक टीचर है ना, जब स्कूल में जाएंगे वो, तो एज ए टीचर की तरह बिहेव करेंगे वो, उनका अलग रोल हो गया, टीचर की तरह रोल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब घर आएंगे बच्चों के सामने, तो एज ए पेरेंट यानी कि माता पिता की तरह वो बात करते हैं, तो वहां पे टीचर की तरह उन्होंने परफॉर्मेंस किया, रोल किया, एक्टिंग किया, या माता पिता के तौर पे एक्टिंग कर रहे हैं। वहीं दुकानदार के पास जाएंगे तो ग्राहक के तौर पे एक्टिंग करेंगे, और दोस्तों से मिलेंगे तो एज ए दोस्त की तरह एक्टिंग करेंगे। यानी कि स्कूल में जो कंटेक्स्ट था, स्कूल के संदर्भ में वो अध्यापक के तौर पे काम किए, है ना, घर के तौर पे बच्चों के लिए माता पिता का काम किए, और सामान खरीदने के लिए वो दुकानदार के सामने कस्टमर की तरह काम किए, और दोस्तों के सामने फ्रेंड की तरह काम किए। ठीक है, ये और एक ही आदमी। ठीक है, ये चीज आएगा। स्टिग्मा देखेंगे, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा यानी कि कलंक। ठीक है, स्टिग्मा यानी कि कलंक, इनकी एक बुक है। ठीक है, इरविन गॉफमैन की बुक है स्टिग्मा, नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, है ना, कि किसी की आइडेंटिटी जो है ना, वो खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई है, उस पे इन्होंने एक बुक लिखा स्टिग्मा करके। इसी स्टिग्मा बुक में गॉफमैन एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ सर्टन एट्रीब्यूट्स डिस्क्रेडिट डिस्क्रेडिट इंडिविजुअल्स सोशली, यानी कि जो स्टिग्मा में है ये कहते हैं कि कुछ विशेषताएं व्यक्ति को सामाजिक रूप से हीन बना देती हैं। ठीक है, और वो कौन सी डिस्क्रेडिट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इन्होंने क्या किया कि टाइप्स ऑफ स्टिग्मा, है ना, यानी कलंक के प्रकार इन्होंने दिया। पहला दिया एक इन्होंने फिजिकल स्टिग्मा, शारीरिक दोष या शारीरिक कलंक बोलेंगे, है ना, वो भी एक हमारा स्टिग्मा हो गया। कैरेक्टर स्टिग्मा, चरित्र दोष हो गया। और ट्राइबल स्टिग्मा, ट्राइबल स्टिग्मा में इन्होंने इंक्लूड किया जाति को, कास्ट को, धर्म, रिलीजन को। ठीक है, नस्ल से संबंधित जो कलंक होता है वो हमारे ट्राइबल स्टिग्मा में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टिग्मा, मान लीजिए कि कोई कोई दिव्यांगजन है, तो उनका भी एक स्टिग्मा लग जाता है, बेचारे सोसाइटी में अपने को आइसोलेटेड कभी कभी समझते हैं वो। ठीक है, लोग अलग तरीके से देखते हैं उनको, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि अब इनको दिव्यांग कहा जाएगा, दिव्य अंग, लेकिन फिर भी मेंटालिटी है सोसाइटी की, तो आप उसको फिजिकल स्टिग्मा में देख सकते। करेक्टर स्टिग्मा, है ना, आपका करेक्टर स्टिग्मा में जिसका चरित्र, जो चरित्रहीन है ना, अ, जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, तो वो हो गया। और ट्राइबल स्टिग्मा जाति, धर्म, नस्ल से संबंधित है। जो हमारा
स्टिग्माइज्ड इंडिविजुअल हैं, यानी कि जो हमारे कलंकित आदमी है ना? तो कलंकित व्यक्ति अक्सर अपनी बदनाम पहचान को छिपाने या प्रबंधित करने की रणनीति अपनाता है। यानी कि जो कलंकित आदमी है, वो क्या करेगा? प्रायः सामान्यतः वो एक स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है, एक रणनीति बनाता है। क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए और छिपाने के लिए। क्या? जो स्पॉइल्ड आइडेंटिटी है इन सोशल इंटरेक्शन। जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो उसका जो कलंकित आइडेंटिटी बन चुकी है, उसको मैनेज करने के लिए या उसको छुपाने के लिए वो क्या करता है? अलग-अलग तरीके से रणनीति वो बनाता है। ठीक है? ये है। अब देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, सोशल नहीं, टोटल इंस्टीट्यूशंस। टोटल इंस्टीट्यूशन यानी कि संपूर्ण संस्थाओं। ये क्या है? इनका इन अजाइलम 1961 में ये हमारी चीजें हैं, कंसेप्ट दिया था इसमें। इन्होंने अजाइलम में गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है टोटल इंस्टीट्यूशन को, वेयर ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल अथॉरिटी। यानी कि इसमें ये कहते हैं, अजाइलम में हमारे गवर्नमेंट कहते हैं कि उन संस्थाओं का वर्णन किया है अजाइलम में कि जहां जीवन के सभी पक्ष एक ही सत्ता द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है? जैसे हमारा जेल हो गया, है ना, मेंटल हॉस्पिटल हो गया और मिलिट्री कैंप हो गया। जैसी संस्थाएं ये हैं, व्यक्ति को समाज से अलग कर उसे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती हैं। ठीक है? और ये जो प्रिजन हो गया, जेल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, मिलिट्री कैंप्स हो गए, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अनुशासन, नियंत्रण के माध्यम से व्यक्ति की पहचान को पुनः गढ़ती है, यानी कि पुनः मतलब रीसेप करती है। ठीक है? यानी कि ये ऐसे है कि प्रिजन, मेंटल हॉस्पिटल, मिलिट्री कैंप्स, ये सब हमारे क्या है? टोटल इंस्टीट्यूशन है। यही 3 इंस्टीट्यूशन को इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन में मेंशन किया है। कौन-कौन से? एक हमारा जेल, मेंटल हॉस्पिटल और जो मिलिट्री कैंप होता है ये जो तीनों है क्या करते हैं? ये जो तीनों हैं, इनका काम है कि वेयर इंडिविजुअल आर आइसोलेटेड, जहाँ पे व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है, एंड देयर डेली एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, और उस आदमी की जो डेली की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है? ओके। दूसरा है काम किसका? प्रिजन का, मेंटल हॉस्पिटल का, मिलिट्री कैंप, यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? कि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो रीशेप करता है, पुनः गठन करता है किसका? इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो व्यक्ति की पहचान है उसको रीशेप करता है। किसके थ्रू? डिसिप्लिन और कंट्रोल के थ्रू। जो अनुशासन है और जो नियंत्रण है, उसके माध्यम से आदमी की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको फिर से बनाता है। ठीक है? ये अजाइलम में इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट दिया है। ठीक है? ओके। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हिज कंट्रीब्यूशन लाइज इन एक्सप्लेनिंग हाउ सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। यहाँ जो एवरीडे इंटरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है ना? और इन्होंने क्या किया कि सोशल ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे एवरीडे इंटरेक्शन से, इसको इन्होंने समझाया है। ठीक है? यानी कि दैनिक अंत क्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, ये हिंदी में हो गया। ठीक है? हिज आइडिया रिमेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न सोशल लाइफ। और इनका जो आइडिया है, ठीक है, जो जो कंसेप्ट ये दिए हैं, वो कंसेप्ट क्या करते हैं कि जो हमारे आधुनिक सामाजिक जीवन है उसको समझने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है ये। ठीक है? अब देखेंगे, अब तक इनके सारे जो थॉट हैं, मेन मेन थॉट्स, उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या है कि इनका मैंने कंक्लूजन वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर। ठीक है? जैसे बस एक बार आप देख लीजिएगा कि गॉफमैन क्या है? गॉफमैन इज ए सोशलॉजिस्ट, पता है, ये हमारा ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड माइक्रो सोशोलॉजी। ठीक है? गुड, पहले समझाया हूं मैं आपको। इन्होंने गॉफमैन ने एक्सप्लेन किया क्या? सोशल लाइफ थ्रू ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है? गुड। इंप्रेशन मैनेजमेंट, आईएम, मींस कंट्रोलिंग हाउ अदर्स परसीव अस, यानी कि दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करना। ठीक है? उसका जो फ्रंट स्टेज देखेंगे आप, फ्रंट स्टेज क्या है? रिफर टू कैसे? फॉर्मल एंड पब्लिक बिहेवियर। ठीक है? बैक स्टेज क्या है? रिफर टू प्राइवेट एंड रिलैक्स्ड बिहेवियर। ठीक है? इंडिविजुअल परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, ठीक है, इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन और डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट। ठीक है? जो रोल परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है, जो रोल आप प्ले करते हैं वो डिपेंड करता है किस पे? ऑडियंस और सेटिंग पे। यानी कि हमारे दर्शक कैसे हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसके अनुसार आप रोल प्ले करते हैं। और क्या परिस्थिति है, ठीक है, परिस्थिति मतलब कि क्या कंडीशन है। जैसे आपको परिस्थिति मिल गई, सेटिंग मिल गया, यानी कि आपको मार धाड़ वाला एक्शन करना है, आपको रोमांस का, जैसे फिल्मों में होता है, रोमांस करना है, ड्रामा करना है, ठीक है,
कि आपको एडवेंचर्स कुछ काम करने हैं, तो और पब्लिक क्या चाहती है उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि रोल परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा टीम परफॉर्मेंस आ गया। जो हमारा टीम परफॉर्मेंस होता है, इन्वॉल्व करता है क्या, ग्रुप कोऑपरेशन टू मेंटेन एन इंप्रेशन, यानी कि यू हैव टू मेंटेन एन इंप्रेशन, ठीक है, थ्रू ग्रुप कोऑपरेशन। तो वही हमारा जो ग्रुप कोऑपरेशन आएगा वही हमका आपका टीम परफॉर्मेंस कहलाएगा। ठीक है। हिज वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, यानी कि इनका जो भी कंसेप्ट है उसका मेन काम ये है समझाने का कि आप सामाजिक व्यवहार कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है। और आपकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है उसको। ठीक है। ओके। अब क्या है कि इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि 2014 से 2025 तक यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको हम देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। अब तक जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है यदि आपको सही से समझ में आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, ठीक है। द थियरी दैट व्यूज पीपल एज ए स्टेज मैनेजर, है ना, यहाँ पे क्या है, स्टेज मैनेजर्स, है ना, मैनेजिंग इंप्रेशन प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड इज, ये क्या है, वो कौन सा थ्योरी है। तो जो हमारा स्टेज मैनेजर, स्टेज परफॉर्मेंस वाली जो बात आएगी, यानी कि स्टेज कहाँ पे होगा, ड्रामा करते हैं अब होगा। ठीक है। तो क्या कराएगा, डर्मेटोलॉजी। ठीक है। ये रोल थ्योरी नहीं भाई, स्टेज का रोल थ्योरी से क्या लिंकिंग, ये नहीं हो सकता है। लुकिंग सेल्फ ग्लास सेल्फ, ये नहीं है। ठीक है। और हमारा डायलेक्टिकल थ्योरी ये भी नहीं, यानी कि ये होगा। ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म टोटल इंस्टीट्यूशन, टोटल इंस्टीट्यूशन मीन्स एंड इंक्लूड, ये 2014 में दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है। ठीक है। तो जो टोटल इंस्टीट्यूशन है वो हमारा है क्या, ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारा टोटल, ये टोटल, टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में ये पूछा है कि है क्या। तो जो टोटल इंस्टीट्यूशन है ये हमारा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्टेबलाइजमेंट, जैसे हमारा प्रिजन हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया। ठीक है। और हमारे आर्मी, आर्मी का जो कैंप हो गया, मिलिट्री कैंप, वो हो गया। तो वो सब हमारे ऑर्गेनाइज स्टेबलाइजमेंट है, बिल्कुल सही है। लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ स्केप फ्रॉम द नॉर्म्स, यानी कि इनके जो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं वहां से बचने का बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल ये भी सही है ना। लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ स्केप फ्रॉम द रूल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है, यानी कि डी क्या, ऑल ऑफ द अबव, ये सही होगा। ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है। आगे है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकेंड। ठीक है। ये हमारे अथर्स हैं और ये हमारे वर्क्स हैं। ये 2014 दिसंबर में पूछा गया था नेट में, नेट के एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो बुक्स है ना, इसमें आप देखेंगे द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। ये किसमें था, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, वो किसमें था कि हमारा जो ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच है ना, इस बुक में मेंशन है। और ये बुक किनका है, गॉफमेंट साहब का। ठीक है। और कुछ है, सोशल मोबिलिटी, इनके बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है, इनके बारे में पढ़े ही नहीं है, इनके बारे में हम लोग कभी नहीं पढ़े, यानी कि सी का टू, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सी का टू, ये यहाँ में है ना, ये यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, हु डिफाइंड द एनालिसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एज द इंटरेक्शन ऑर्डर, फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना, ऐसा इंटरेक्शन ऑर्डर कौन दिए थे, गॉफमैन साहब दिए थे, लुकमैन दिए थे, गारफिंकल दिए थे, ये फौकॉल्ट दिए थे, नहीं, ये क्या दिए थे, गॉफमैन साहब। ठीक है। ओके, इसको ना क्वेश्चन को स्टॉप करके आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जो मैं जैसे बता रहा हूँ मैं, आप उसको समझिएगा, आप चेक भी कर लेंगे कि कितना आपको समझ में कंसेप्ट आया है। और ये भी आप समझ जाएंगे कि जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ उस तरीके से ही क्वेश्चंस जो है वो आपके यूजीसी नेट या किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा इस पर रिलाई कीजिए, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द वे आई एम टीचिंग, और आप अच्छे कर ले जाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अप्रोच टू सोशल एनालिसिस इन विच द, ये इस बेसिस ऑफ एन एनालॉजी विद एवरीडे लाइफ इज नोन, जो हमारा थिएटर की बात हो रही है ना, इन विच थिएटर, है ना। तो जब थिएटर की जो बात आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है ना। थिएटर में जब बात आएगी तो थिएटर आपका कहाँ जाएगा, ड्रामा में जाएगा, है ना, ड्रामेटोलॉजी, है ना। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड बाय इरविंग गॉफमैन इन हिज अप्रोच, इसमें जो इंप्रेशन मैनेजमेंट हो गया, टीम्स हो गया,
फ्रंट स्टेज हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनमें से कौन सा इरविन गॉफमैन ने नहीं दिया था? ठीक है, तो इंप्रेशन मैनेजमेंट तो दिए थे, फ्रंट स्टेज भी दिए थे, टीम्स का भी दिए थे, ग्रुप मैनेजमेंट का, लेकिन हमारा डी सही होगा, है ना, यानी कि अकाउंट वाला कंसेप्ट इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, ओके, ये है, यानी कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, लाइफ वर्ल्ड, ठीक है, डर्माटोलॉजी और सोशल कंस्ट्रक्शन, कौन कौन अथर है उसके बारे में देखिए। ये हमारा डर्माटोलॉजी ये हमारा क्या है, इरविंग गॉफमैन। ठीक है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का बात देखेंगे तो कल आपको पढ़ाया था मैं। ठीक है, ये ब्रीचिंग, ये हमारे ब्रीचिंग आएंगे ना, ये हमारे ब्रीचिंग, ये आएंगे, ये गारफिंकल, है ना, और लाइफ वर्ल्ड जो आएंगे ये हमारे ये। ठीक है, और क्या बचे, सोशल कंस्ट्रक्शन, ये पहुंच जाएंगे ये, यानी ये किसमें मिलेगा, ये हमारा डी में मिल रहा है। ठीक है, ओके, देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ वन, इसमें देखेंगे कि मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, एक्सचेंज, डेमाटोलॉजी, ये हमारा कहाँ जाएगा, इवन गॉफमैन में। इंटर सब्जेक्टिविटी और इंडेक्सिकलिटी, ये हमारा गारफिंकल में हमारा ये आ जाएंगे, यानी कि डी का थ्री यहाँ पे है, और बी का वन यहाँ, यानी कि डी ये भी जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। विच परस्पेक्टिव इज सेंट्रल टू द वर्क प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ बाय गॉफमैन, ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो हमारा प्रतिदिन जिंदगी का जो प्रेजेंटेशन है सेल्फ का, है ना, उसका सेंट्रल टू वर्क वो किस परस्पेक्टिव में हमारा आएगा, तो वो हमारा किस में आएगा, ड्रामाटोलॉजी, यानी कि नाट्य शास्त्रीय जो हमारा है ना, दृष्टिकोण, उसमें हमारा आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे, ये जो बुक है सिंपल आपको पता है यार, इरविन गॉफमैन का कौन सा बुक होगा, इरविन गॉफमैन का ही होगा ये। और ठीक है, डी का वन जहाँ पे आएगा दो है, ओके, तो ये हमारा हार्लोड गारफिंकल, इनका तो ये है यार, द फिलोसफी ऑफ फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा होगा ये, टेन का ये हो गया, यानी कि ये, और ये फोर, अरे सॉरी, ये गारफिंकल हार्वर्ड स्टडीज इन द थर्मोलॉजी है यार। ठीक है, यस, इसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये इसमें इसमें भी मैच करना है अथर एंड जो इनके वर्क्स हैं, सिंपल है, जो गॉफमैन है, तो गॉफमैन का क्या आ जाएगा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि सी का टू, तो सी का टू ये है ना, सी का टू ये है, बस यही मिल रहा है, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, 12 इन गॉफमैन्स डर्मेटोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कौन सा इंक्लूड इसमें नहीं है। ठीक है, साइड स्टेज, है ना, साइड स्टेज, ठीक है, मिस्टिफिकेशन, फ्रंट स्टेज, ये फ्रंट स्टेज है, इंप्रेशन मैनेजमेंट है, मिस्टिफिकेशन भी हमारा है, लेकिन साइड स्टेज का कंसेप्ट नहीं है, तो ये, यानी कि ये होगा ये। ठीक है, ये नहीं है हमारा साइड स्टेज। 13 का देखेंगे आप, गॉफमैन, गॉफमैन का बुक कौन सा होगा, ठीक है, नेशन स्टेट रीजनल इंटरेक्शन रिचुअल्स, है ना, यानी कि इसका इंटरेक्शन ये होगा। बी का वन इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, गिडेंस, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर हम लोग पढ़े थे, मैक्स वेबर क्या है, द रिलीजन ऑफ इंडिया, है ना, रिलीजन ऑफ इंडिया मैक्स वेबर का है। तो जब मैक्स वेबर का ये होगा थ्री, तो ए का थ्री, ए का थ्री, बी का वन, थ्री कहीं है, बी का वन नहीं, ये होगा। ठीक है, हु हैज पॉपुलराइज्ड द टर्म टोटल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, गॉफमैन। हु सॉ मच इन कॉमन बिटवीन थियोरेटिकल परफॉर्मेंस एंड द काइंड ऑफ एक्ट्स। ठीक है, किसने थियोरेटिकल परफॉर्मेंस और काइंड्स ऑफ एक्ट के बारे में कॉमन देखा है ना, तो हमारे कोई नहीं होंगे यार, गवर्नमेंट साहब ही होंगे।
According to Goffman, when passers by glance at one another quickly and then took away again, it is called, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन अटेंशन, ठीक है, यानी कि सिविल इन अटेंशन, ठीक है। 17 में देखेंगे विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, ये प्रीमाइसेस है, करेक्टराइज द डर्मेटोलॉजिकल स्कूल ऑफ इंटरेक्शनिज्म, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा और इसका जो होगा वो आपका डी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि फोकस ऑन गोल ओरिएंटेशन नहीं है ना, ये फोकस ऑन द वे द एक्टर्स मनिपुलेट gestures to create an impression in particular social sense, ठीक है, इसमें ये बस सी नहीं होगा। 18 में देखेंगे in the domain of the interaction which of the following is not associated with the government formulation on interaction, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्टर में वांट टू कंसील सीक्रेट प्लेजर्स, इसमें नॉट पूछा है ना, ठीक है, तो एक्टर में वांट टू कंसील सीक्रेट प्लेजर्स, ठीक है, ये ठीक है, एक्टर में वांट टू कंसील एरर दैट हैव बीन, ये भी, और 18 है ना, actor may find it necessary to show only in produce इतना, government suggest various form of dermatologist loyalty for fostering high in group loyalty, ये high in group loyalty ये हमारा नहीं है, ठीक है, यही होगा। 19 देखेंगे who use the metaphor of the theater ना, जहाँ पे थिएटर आएगा ना चुपचाप उसको गवर्नमेंट को माना यार, है ना। और लास्ट वन है सपोज अ क्लर्क ट्राइज टू अपीयर, ठीक है, बिजियर, है ना, busier than he or she actually is when a supervisor happen to be watching. Irving Goffman would study that behavior from what approach, यानी कि कह रहा है कि मान लीजिए एक हमारा क्लर्क है ना, वो कोशिश करता है अपने को बताने की मैं बहुत बिजी हूँ, कब, जब उसका सुपरवाइजर उसको देखने वाला होता है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये इरविन गॉफमैन का कौन सा कंसेप्ट है ना, तो इनका जो कंसेप्ट है ये है हमारा साइकोलॉजिकल नहीं होगा, फंक्शनलिस्ट, ये हमारा फंक्शनलिस्ट का अप्रोच मारते ही नहीं है, कन्फ्लिक्ट की बात करते ही नहीं है, ये हम बात क्या करते हैं, ये इंटर एक्शनिस्ट की, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आपको इरविन गॉफमैन के कंसेप्ट समझ में आ गए हैं और आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एमसीक्यू आप उसको अच्छे से कर ले जा रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।